स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू पेंशन। आज हमारी डिस्कशन होने वाली है एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन होने वाली है। साथ ही साथ हम उसको कंपेयर करने वाले हैं विद द ओल्ड पेंशन स्कीम। अब सबसे पहली चीज, ये डिस्कशन हो क्यों रही, क्योंकि आप जानते हैं कि कई सारे राज्य अभी अनाउंस ये कर चुके हैं कि दे वुड बी रिवर्टिंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। अब रिवर्ट का मतलब क्या है कि वो पहले न्यू पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट कर चुके थे। सालों बाद उन्होंने अभी अनाउंसमेंट की है कि दे आर गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो आज हम लोग समझेंगे क्यों यह डेवलपमेंट हो रही है, क्या है पॉलिटिक्स इस पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई। ऑल्दो पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिटिकल डिस्कोर्स छोटा सा होगा, लेकिन हमारा डिस्कशन का मेजर मैंडेट होगा टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस बिटवीन न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अलग अलग थीम्स पे सवाल बन सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड सवाल हो या फिर मेंस बेस्ड सवाल हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आई वुड से दिस पर्टिकुलर टॉपिक वुड बी कनेक्टेड मेनली टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या होंगे किसी भी पेंशन स्कीम के। दूसरा इसका डायमेंशन होगा, मैं कहूंगा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बेस्ड एमसीक्यू आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो स्कीम्स, ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले थी एनपीएस, उसके बारे में समझने वाले हैं। तीसरा एस्पेक्ट इस डिस्कशन का होगा, मैं कहूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए गवर्नेंस में भी सरकार किस तरह की पॉलिसीज लाती है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं दिस इज कनेक्टेड टू सोशल सिक्योरिटी। अब क्यों, देखिए व्हाट इज पेंशन, पेंशन क्या है, पेंशन का हिंदी टर्म, यार पेंशन का हिंदी टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, पेंशन का हिंदी टर्म क्या है। पेंशन लेकिन कब मिलती है, आप जानते हैं अगर मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद मुझे पेंशन आती है, क्योंकि जब तक मेरी जॉब चले तब तक तो मुझे अपनी सैलरी आ रही है, सैलरी के ऊपर मैं निर्भर हूं। लेकिन मेरी जॉब खत्म होने के बाद यानी 60 एज के बाद, रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन की जरूरत पड़ेगी, इनकम सिक्योरिटी रहेगी, सोशल सिक्योरिटी रहेगी, तो इससे भी कनेक्टेड डिस्कशन होगा। इसके अलावा फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैं कहूंगा ये डिस्कशन बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म चर्चा का विषय बन चुका है विच इज कॉल्ड द फ्रीबी कल्चर। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाईलाइट किया है, उन्होंने इसको रेवड़ी कल्चर का नाम दिया, फ्रीबी कल्चर। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक कमेंट किया हुआ है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू फ्रीबी कल्चर। तो हम लोग समझेंगे इन सारे डायमेंशन से कैसे कनेक्टेड है, किस तरह के सवाल बनेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन। मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिस है आपके लिए। आप जानते हैं कि हमारी सुपर लर्निंग डेज सेल चल रही है, जहां पे हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है फाउंडेशन बैच 9 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30 नवंबर। तो 28, 29 और 30 नवंबर पे डिस्काउंट चल रहा है। टिल 30 नवंबर आपको 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स पे, अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, RAHUL कोड इस्तेमाल करने पे आपको 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। डू ऑप्ट फॉर दिस। आप जानते हैं कि जो फाउंडेशन बैच है इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, दी मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम, जिससे कि आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। एंड दिस इज द आइडियल प्रोग्राम फॉर 2024 आई वुड से। जो लोग भी 2024 सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आकांक्षी IAS IPS बनना चाहते हैं, ज्वाइन दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर क्या है, कई सारे राज्यों ने, जैसे पंजाब ने अनाउंस किया था पिछले महीने में अक्टूबर में, उन्होंने अनाउंस किया कि वी विल बी रिवर्टिंग बैक टू ओल्ड पेंशन स्कीम। पंजाब से भी पहले राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में रिवर्ट बैक करेंगे फ्रॉम द FY ईयर 2022-23। अब ये अनाउंसमेंट आ रही है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी हो चुकी है, पॉलिटिक्स भी चल रहा है कि इन्हें पॉपुलिस्ट स्कीम्स बताया जा रहा है, क्योंकि इनकी फाइनेंसेस कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होती है। पंजाब ने भी अनाउंस किया रिसेंटली, मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स क्या चल रही है, सबसे प्लेन और सिंपल चीज आपको बता दूंगा मैं, व्हाट इज द इशू गोइंग ऑन। अब इशू आपको समझना है तो ओल्ड जो पेंशन स्कीम थी वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, एकदम शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पैसा जा रहा था यानी कि पेंशन जा रही थी, और न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा जा रहा था, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां पे जो पैसा जा रहा था कंप्लीटली फ्रॉम द गवर्नमेंट, कंप्लीटली फ्रॉम द गवर्नमेंट, और न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा जा रहा है इट इज बेसिकली गवर्नमेंट प्लस इवन द पीपल, यानी कि एम्प्लॉय। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप भी यहां पे कंट्रीब्यूट करोगे, ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि आपको इससे पता चल चुका है
क्यों पॉपुलिज्म से, क्यों फ्रीबी कल्चर से, क्यों रेवड़ी कल्चर से इसको जोड़ा जा रहा है? क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में सरकार और एम्प्लॉय, यानी कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा, सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम में केवल सरकार पैसा दिया करती, केवल सरकार वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट पेंशन। अब इसीलिए इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इसके प्रति पॉपुलिस्ट कल्चर या फिर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स चल रही है। ये क्यों हुआ? हाल ही में मैंने आपको बताया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि एनपीएस से हम लोग शिफ्ट करेंगे टू दी ओपीएस, राइट, टू दी ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इसके अलावा आप जानते हैं कि गुजरात में इलेक्शन है, राइट, दिसंबर फर्स्ट वीक में इलेक्शन है। गुजरात में भी कई सारी पार्टी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है, अपने मैनिफेस्टो में पोल प्रॉमिस कर दिया कि अगर हम पावर में आएंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया कि अगर हम जीतेंगे तो हम भी वापस ओल्ड पेंशन स्कीम पे चले जाएंगे। और इसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणी हो चुकी है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑब्जर्व किया था कि जो फ्रीबी का कल्चर है इट इज टेरिबल। इसके प्रति स्टेट्स हो, सेंटर हो, अपनी अपनी कमिटीज बनाए, कमिटीज बनाकर फ्रीबी कल्चर को रोकने की कोशिश करे या फिर इसको रेगुलेट करने की कोशिश करे। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्कीम से फिर से वो फ्रीबी कल्चर, रेवड़ी कल्चर का फिर से डिस्कशन, डिस्कोर्स और भी बढ़ेगा। इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाईलाइट भी किया था, जिन जिन राज्यों ने, जैसे कि पंजाब अभी वापस रिवर्ट बैक हो चुके हैं, राजस्थान रिवर्ट बैक हो चुका है, वेस्ट बंगाल ऑलरेडी पहले से ही उन्होंने एनपीएस को ज्वाइन नहीं किया था, तो वो ऑलरेडी ओपीएस पे ही चलते हैं। इनकी फाइनेंसेस के ऊपर हाईलाइट जरूर किया हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं आपको खबर बताऊं, जो भी सोर्सेस के अनुसार खबरें हैं, अलग अलग राज्य, जैसे केरला हो गया, बिहार हो गया, दूसरे भी राज्य हो गए, मेनली नॉन बीजेपी स्टेट जहां पे सरकार है, वो अलग अलग कमिटीज, कमीशन की घटना कर रही है, जहां पे वो फीजिबिलिटी स्टडी करना चाहती है कि अगर हम लोग एनपीएस से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ मूव हो जाए तो क्या हो सकते हैं। इसके प्रति बहुत सारी कमिटीज, कमीशंस भी सेटअप हो रही है अलग अलग राज्यों में। यानी कि पॉलिटिक्स क्या है इसके बारे में? पॉलिटिक्स ये है कि अपनी मैनिफेस्टो में अपना पोल प्रॉमिस ये कर रहे हैं कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में मूव हो जाएंगे। अब सवाल ये है, सर ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी क्या या फिर है क्या? अभी भी कई सारे राज्यों में वापस रिवर्ट बैक हो रही है। और ये न्यू पेंशन स्कीम क्या है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है? देखिए, व्हाट इज दिस ओल्ड पेंशन स्कीम? अब पेंशन तो मैंने आपको बता दी। पेंशन का मतलब क्या है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट तक तो सैलरी आ रही है, रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन चाहिए, सैलरी से थोड़ा सा कम रहेगी ताकि मुझे इनकम सिक्योरिटी मिले। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि रिटायर होने के बाद, अज्यूम कीजिएगा 60 ईयर्स इज द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायर होने के बाद लाइफ लॉन्ग आपको पोस्ट रिटायरमेंट सपोर्ट मिलेगा। ओपीएस पुरानी जो स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, राइट, यानी कि 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपकी डेथ तक आपको पेंशन मिलती जाएगी, महीने महीने आपको पेंशन आएगी। अब पेंशन कितनी आएगी? ओल्ड पेंशन स्कीम में ये फिक्स्ड था फ्रॉम अ प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला, ये फिक्स था। अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, मैं काम करूं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, 60 की उम्र में मैं रिटायर हो रहा हूं और 60 एट द एज ऑफ 60 मेरा लास्ट ड्रॉन सैलरी है, बेसिक पे है, मेरा बेसिक पे है समझ लीजिए 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली बेसिक पे, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, आपका जो ग्रेड पे होता है ना, उसके हिसाब से। अगर समझ लीजिए मेरी रिटायरमेंट के टाइम पे मेरा 20,000 रुपए था, तो स्टैंडर्ड मुझे इसका आधा यानी कि 10,000 रुपए पेंशन मिलेगा। ये था ओल्ड पेंशन स्कीम, जहां पे आपको 50% सीधे सीधे आपकी जो बेसिक सैलरी थी, लास्ट ड्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर मैं 20-25 पहुंच जाऊं तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ती हुई जाएगी, आपका जो लास्ट बेसिक पे रहेगा, बेसिक सैलरी रहेगी, उसका 50% आपको पेंशन मिलता था। और ये पेंशन फिक्स था, दिस वॉज फिक्स्ड, दिस वॉज नॉट टैक्सेबल, सीधे सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज कुछ नहीं था, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज कुछ नहीं था। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है पेंशन और प्रोविडेंट फंड के बीच। अब इसी स्कीम में प्रोविडेंट फंड के भी प्रोविजंस थे। अगर आपको पीएफ चाहिए, पीएफ आप जानते हो कि आपकी रिटायरमेंट पे एक आपको लमसम अमाउंट चाहिए, तो उसके भी प्रोविजंस थे, लेकिन वो अलग चीज था, आपको ध्यान रखना है। पेंशन और पीएफ में कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये जो पेंशन है ये कौन देगा? ओपीएस में कंप्लीटली गवर्नमेंट बोर द टोटल एक्सपेंडिचर, और हम लोग बजट में देख चुके हैं, आपके बजट में जब भी आप डिवाइड करते हो, आपका रेवेन्यू बजट होता है, आपका एक्सपेंडिचर बजट होता है। रेवेन्यू बजट मतलब जो आप टैक्सेस से पैसा कमा रहे हो, एक्सपेंडिचर मतलब जो आप खर्चा कर रहे हो। अगर सालाना ये देखें, सालाना आप टैक्स कलेक्ट करोगे, सालाना आप सैलरी दोगे, पेंशन दोगे, यानी कि सरकार अपनी बजट में से पैसा देगी बेसिकली, राइट। इसके अलावा ओपीएस आप जानते हो 2004 में डिसकंटिन्यू हो गई, दिस वॉज द ओल्ड स्कीम। आई होप कि क्लियर हो चुका है, राइट। सिंपल है, सारा का सारा पैसा सरकार दे देगी, फ्लैट रेट है जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, आपकी लास्ट बेसिक पे जो रहेगी उसका 50% आपको मिलेगा।
अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, क्योंकि वेल नोन है आपकी जो पेंशन है ये फिक्स्ड रहेगी और अश्योर्ड रहेगी, सरकार देगी गारंटेड। इसके अलावा टैक्सेबल नहीं होगी। तीसरा होगा एम्प्लॉय के ऊपर कोई बर्डन नहीं, यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन यहां पे करने की जरूरत नहीं थी। दैट वाज द बेसिक आइडिया। क्लियर? एम्प्लॉय नो कंट्रीब्यूशन, ये एडवांटेजेस होगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इट इज अनसस्टेनेबल, पेंशन्स वुड बी एवर राइजिंग एंड पेंशन्स आर अनफंडेड, यानी कि इसके प्रति कोई स्पेसिफिक फंड नहीं बनाया गया, यानी कि यहां पे आपको यू पे थ्रू योर बजट से हर साल आपका जो टैक्स आ रहा है उससे आप पैसा पे करोगे। दैट्स द बेसिक आइडिया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया अनसस्टेनेबल, एवर राइजिंग, अनफंडेड, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू नंबर्स कि पेंशन आपकी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन का रेट आप उसमें ऐड करोगे, सैलरीज आपकी बढ़ती हुई जाएंगी, प्रमोशंस एक्सेट्रा, तो आपकी पेंशन का रेट बढ़ता हुआ जाएगा। अनसस्टेनेबल क्यों होगा, ये नंबर्स आपको पता चलेंगे। अगर सरकार की बात करें, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पेंशन का बर्डन मैं आपको बता रहा हूँ। पेंशन का बर्डन 1991 में स्टेट का बर्डन था 3131 करोड़। 2020-21 में दिस इज इंक्रीज टू 3,86,000 करोड़। 3,86,000 करोड़ राज्य सरकार का, जो राज्य सरकार के एम्प्लॉइज है उनके लिए 1991 में 3,272 करोड़ रुपीस पेंशन में जाता था, और ये बढ़ गया 2,08,473 करोड़। ह्यूज इंक्रीज ऑफ पेंशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया पेंशन कहां से जाएगा, पेंशन आपके बजट से, यानी कि टैक्सेशन जो चल रही है उसी से आप पैसा पे कर रहे हो। और अगर रिपोर्ट्स देखें 2020 और 21 का, सभी राज्यों का कितना वो पैसा कमा रहे हैं और कितना पेंशन में दे रहे हैं, अगर ये हम लोग कैलकुलेट करें 25%, अगर 100 रुपए रेवेन्यू है राज्यों का, ₹100, उसमें से 25 रुपीज इज गोइंग टुवर्ड्स दी पेंशंस, राइट। और ये कहां से आ रहा है, मोस्टली फ्रॉम दी टैक्स मनी। क्लियर? और अलग अलग राज्यों का आप कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, आंध्र प्रदेश, असम, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया अनसस्टेनेबल है और एवर राइजिंग है। इसके अलावा एक और मॉरल इशू भी बन जाता है। मॉरल इशू होता है ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी। अब इंटरजनरेशनल इक्विटी का प्रॉब्लम क्या है, जैसे फॉर इंस्टेंस अब देखिए आज मैं टैक्स भर रहा हूं, मतलब आज आई एम पेइंग द टैक्स, इफ आई वांट सम सर्विस, समझ लीजिए आज मुझे आधार कार्ड चाहिए या फिर पैन कार्ड चाहिए, तो मैं आधार कार्ड पैन कार्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाऊंगा। वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जो मुझे सर्व कर रहा है, राइट, जो मेरे टैक्सेस जाएंगे, आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर उसकी सैलरी पेंशन जा रही तो मुझसे जाए, राइट, पेंशन। लेकिन हो क्या रहा है कि आज जो मैं टैक्स भर रहा हूं उसका पेंशन किसे जा रहा है, उसका पेंशन 30 साल पहले जो सर्व कर चुका है उसे जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इंटरजनरेशनल इक्विटी। इसी को हाईलाइट भी कर चुके, जैसे कि प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम ने तो पहले इसको क्रिटिसाइज किया कि जो राज्य ओपीएस में जा रहे हैं, अगेन इट इज अ वेरी पॉपुलिस्ट मेजर, राइट, ही इज कनेक्टेड विद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट, उन्होंने हाईलाइट किया दिस इज रेकलेस पॉपुलिज्म। लेकिन इंटरजनरेशनल इक्विटी अगर समझना है तो यहां पे सवाल उठाए मोहनदास पै ने, जहां पे ये बताया व्हाई शुड आवर चिल्ड्रन पे फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स who are living longer, अब living longer because of health benefit, because of medical improvement, ये छोड़ दीजिएगा, लेकिन why should our children pay, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। आज मैं पे कर रहा हूं, लेकिन वो पेंशन किसे जा रही है, 30 साल पहले किसी ने सर्व किया था उसको पेंशन मिल रही है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी। देयर इज नो इंटरजनरेशनल इक्विटी, राइट। तो ये चीज हाईलाइट की गई। दीज आर द डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज भी है। इन डिसएडवांटेजेस की वजह से मेनली मैं कहूंगा गवर्नमेंट के बर्डन की वजह से सरकार ने क्या किया, न्यू पेंशन स्कीम लाई उन्होंने। अब ये न्यू पेंशन स्कीम लाई कैसे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक कमेटी या फिर एक प्रोजेक्ट की घटना की थी जिसका नाम था ओएसिस प्रोजेक्ट 1998 में, राइट। 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट का टर्म ऑफ रेफरेंस या फिर मैंडेट कुछ इस तरह से था कि हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत से लोग काम करते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्हें कुछ पेंशन मिलनी चाहिए या फिर कुछ इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ रिकमेंडेशन आई। इनफैक्ट जो आज हमारी स्कीम्स चलती है ना, अटल पेंशन योजना या फिर जो भी पेंशन योजना, जहाँ पे मेरी तरफ से आपने अटल पेंशन योजना को अगर सब्सक्राइब किया, आप जानते हो कि सालाना आपका कुछ प्रीमियम कटेगा, आपका कुछ पैसा कटेगा और सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी और इवेंचुअली आपको कुछ पैसा मिलेगा एट द एंड, यू नो दैट। यही कॉन्सेप्ट बताया था ओएसिस प्रोजेक्ट ने। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन उस समय पे जो एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने इस फॉर्मूला को
पेंशन रिफॉर्म्स में भी लाया और उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2004 से ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो लागू हो जाएगी। उन्होंने प्रपोज किया, आगे यूपीए सरकार ने भी इसको लाया, तो न्यू पेंशन स्कीम आ गई। यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 1 जनवरी 2004 के बाद जो ज्वाइन करेंगे वो न्यू पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर ये एनपीएस क्या है? एनपीएस में भी धीरे धीरे बदलाव भी आते गए, लेकिन एनपीएस बेसिकली क्या है, यहां पे आप समझिए ऑल सिटीजन। अब ओपीएस में क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, लेकिन यहां पे ऑल सिटीजन्स आर अलाउड टू ज्वाइन दी एनपीएस इंक्लूडिंग एनआरआईज बिटवीन एज ऑफ 18 to 70। अगर जिस किसी को भी चाहिए वो एनपीएस पे ज्वाइन कर सकता है। एनपीएस की वेबसाइट वहां पे जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा, सारे डिटेल्स दिख, ठीक है। इसके अलावा अब यहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से 10% उनकी जो सैलरी होगी, सैलरी प्लस डीए सब मिला के जो भी होगा, पहले केवल बेसिक सैलरी थी, यहां पे जो उनकी सैलरी होगी, सैलरी में से 10% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू योर कॉर्पस, जहां पे सरकार की तरफ से 14% कंट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, मैं एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मेरी सैलरी है 100 रुपये, राइट। तो 100 रुपये में से मेरा महीना 10 रुपये मेरे एनपीएस के खाते में जाएगा। मेरे एनपीएस के खाते में 10 रुपीज आई विल कॉन्ट्रीब्यूट और 14 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगी सरकार, राइट। अंदाजा नंबर आपको बता रहा हूं। तो यानी कि हर महीना मेरा 24 रुपये जाएगा मेरे एनपीएस अकाउंट में। तो ये कॉर्पस जमा हो रहा है, धीरे धीरे पैसा जमा हो रहा है। अब ये जो पैसा जमा है इसका क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगा। इसके लिए फंड मैनेजर्स रहेंगे, पेंशन फंड मैनेजर्स है, वो इसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? इन्वेस्ट आपकी शेयर मार्केट में करेंगे, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेंगे, आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करेंगे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिलेक्शन भी की गई है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, एसबीआई, एलआईसी, यूटीए, एचडीएफसी, लंबी लिस्ट है। तो ये लोग मेजरली फंड मैनेजर्स हैं। आई होप कि आप समझ गए अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन जारी है, सरकार की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन जारी है, और लंबे अवधि के लिए मेरा और सरकार का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी यानी कि 60 उम्र के बाद जब वो मैच्योरिटी होगी तो वो पैसा मुझे मिल सकता है। दैट्स द बेसिक आइडिया। आई होप इट्स क्लियर नाउ, राइट, कि यहां पे दोनों तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पेंशन फंड है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज अ लॉन्ग टर्म फंड। एक लॉन्ग टर्म फंड होगा। समझ लीजिए मैं 25 की एज पे जा चुका हूँ, तो 60 साल मतलब 35 सालों के लिए मैं पैसा भरता रहूँगा। 35 सालों के लिए पैसा लॉक्ड इन रहेगा, 35 सालों के लिए पैसा अंदर पंप इन होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी और इन्वेस्टमेंट बेस्ड पेंशन ही मुझे मिलेगी। इज इट क्लियर? लेकिन समझ लीजिए मुझे लमसम अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए। मैच्योरिटी के समय पे यहां पे सरकार ने कहा कि आप एक ही साथ लमसम 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जिसके ऊपर आपका टैक्स नहीं होगा। यानी कि एक साथ जो भी 60 साल पे मैच्योरिटी हो जाएगी वहां पे आपको 60% आप विड्रॉ कर सकते हो, और बाकी जो 40% है ये वापस इन्वेस्ट होगा एन्युइटीज में, और यहां पे आप अपनी पेंशन अपने हिसाब से, महीना चाहिए, 3 महीने में चाहिए, सालाना चाहिए, आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो पूरी चीज इंप्लीमेंट करेंगे एनपीएस, इट वुड बी विद द पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनफैक्ट जो मेरा पैसा होगा वो इनके पास ही जाएगा, और ये लोग फंड मैनेजर्स को इवेंचुअली भेजेंगे टू इन्वेस्टमेंट। ये बेसिक आइडिया है। क्लियर? अब इसके अलावा सरकार ने अलग अलग चीज़ें भी की हुई, जैसे कि सिमिलर टू प्रोविडेंट फंड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं। टीयर 1 अकाउंट, तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, दिस अप्लाइज फॉर टीयर 1 अकाउंट। तो इन्होंने कहा अगर आपको इमरजेंसी फंड्स वगैरह चाहिए तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट आपका रहेगा जहाँ पे पैसा डाल सकते हो। इनकम टैक्स में जो 80C 80CCD में आपको एग्जम्पशन मिलते हैं वो भी मिलेंगे। 1.5 लाख तक आप एनपीएस में डालो तो आपका जो टैक्स वहाँ उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगा। इस तरह के भी प्रोविजंस किए गए। लेकिन आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा का पूरा पैसा सरकार दिया करती थी। न्यू पेंशन स्कीम में मैं भी पैसा डालता हूँ, सरकार भी पैसा डालती है, मेरा और सरकार का पैसा इन्वेस्ट होगा, मैच्योरिटी अमाउंट पे धीरे धीरे पेंशन मिलती हो जाएगी। दैट्स द बेसिक आइडिया। और जब से एनपीएस आई, मैं कहूँगा 2009 से काफ़ी ज़्यादा एनपीएस में सिटीजन्स भी बढ़ चुके हैं, अलग अलग लोगों ने एनरोल किया। अगर आज हम लोग एनपीएस की सिचुएशन देखें, यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 23 लाख, स्टेट गवर्नमेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 5899, यानी कि ऑलमोस्ट 59 लाख स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी 25 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है, एनपीएस स्व अवलंबन में 41 लाख लोगों ने ज्वाइन किया। टोटली एनपीएस में
1,65,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। कितना पैसा है, कितना पैसा है अभी? 7,94,000 करोड़ इन्वेस्टेड है अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि सरकार की तरफ से एनपीएस स्कीम के लिए बहुत सारे लोगों ने एनरोल भी किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि सर एनपीएस स्कीम से राज्य क्यों ओपीएस में जाना चाहते हैं? पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है ही है, इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, इसको लिए हमें समझना पड़ेगा एनपीएस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज तो है सरकार के ऊपर बर्डन कम होगा, क्योंकि यहां पे अभी मेरा 10% लग रहा है, सरकार का भी 14% लग रहा है, तो बर्डन मुझ पे भी आ गया। एटलीस्ट 10% सरकार का बर्डन कम हो गया। साथ ही साथ 10% इन्वेस्टमेंट देखिएगा ना कितना लंबा हो गया, तो वो भी फायदा तो है ही है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पेंशन अकाउंट में, जैसे टियर 1 अकाउंट बनाया गया है, टियर 1 अकाउंट है, टियर 2 अकाउंट है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ये भी मेरे ऊपर रहेगा। दिस इज माई चॉइस कि वेयर आई कैन इन्वेस्ट। हाई रिस्क भी है, लो रिस्क भी है प्लान्स, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते। तीसरा है प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो एनरोल। पहले ऐसा था कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एनरोल किया करते हैं, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर पीपल कैन ऑल्सो एनरोल। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, लेकिन कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है, राइट? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा देयर इज नो गारंटीड फिक्स पेंशन। अब ओपीएस में क्लियर था, जो मेरी बेसिक सैलरी रहेगी, लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी रहेगी, उसका 50% मुझे फिक्स्ड मिलता रहेगा डेथ तक बेसिकली। अब यहां पे देयर इज नो गारंटीड फिक्स पेंशन। अब ये डिपेंड करेगा किस पे? नाउ दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मार्केट, और आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 सालों में मार्केट काफी वोलेटाइल हो चुका है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, राइट? तो ये फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा इमरजेंसी विड्रॉवल के क्लॉजेस थोड़े से स्ट्रिक्ट है, यानी कि जब मैंने शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, मैंने एनपीएस को एक्सेप्ट कर लिया, तो 3 साल तक इन्वेस्टमेंट लॉक इन होगी मिनिमम। उसके बाद 25% आप इमरजेंसी फंड्स करके विड्रॉ कर सकते हो अगर कोई इमरजेंसी हो, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस, टर्म्स एटसेट्रा लगे हुए रहते हैं। अगर 25% विड्रॉ भी कर दिया, फिर से 75% आपको एन्युइटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे, इस तरह का प्लेज करना है, तो थोड़ा सा टफ है आपको पैसा निकालना, यानी कि आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा, आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा। और लॉक इन होने के बाद भी जब मैच्योरिटी होगी, एट मैच्योरिटी आपके पास केवल 60% आप बल्क में विड्रॉ कर सकते हो, और ये जो 60% है ये सरकार ने कहा इसके ऊपर टैक्स नहीं करेंगे, लेकिन जो 40% है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये अनाउंस किया गया था। लेकिन इसके प्रति भी बहुत सारी चीजें थोड़ी सी बदली हुई है, एग्जेम्पशन वगैरह आई है, बट इन जनरल योर पेंशन पे आउट वुड बी टैक्स्ड। इसके अलावा देयर इज अ लिमिट ऑन इन्वेस्ट। अब समझ लीजिए कि मेरा एनपीएस का अकाउंट है और मैं रिस्क टेकिंग हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा सारा का सारा पैसा, पूरा एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में लग जाए, क्योंकि 35 साल है तो 35 साल में कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैं अपना पैसा लगाना चाहता हूं। लेकिन ये नहीं कर सकते, यहां पे आपकी 50% लिमिट लगाई गई है इक्विटीज के ऊपर, कि ओनली 50% ऑन इक्विटीज, बाकी आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेफ जो एसेट्स होते हैं उनमें पैसा लगाना है, ये बताया गया। अगेन टू सेफगार्ड द कंज्यूमर्स और सेफगार्ड द बेसिकली पेंशन होल्डर्स, एनपीएस अकाउंट होल्डर्स। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है बेसिक आइडिया क्या है ओपीएस और एनपीएस के बीच, राइट? अब इस ओपीएस के ऊपर कई सारी अभी टिप्पणी आ चुकी है, स्पेशली बहुत सारे राज्य अभी एनपीएस से ओपीएस जाना चाहते हैं। क्यों? एनपीएस में कंज्यूमर के ऊपर, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है उनके ऊपर भी थोड़ी सा बर्डन आ रहा है, तो उस बर्डन को भी हटा देंगे, ये कह चुके हैं कई सारे राज्य। और इसके प्रति पॉलिटिक्स चले, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। हाल ही में नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने भी कंसर्न एक्सप्रेस कर दिया है कि अलग अलग राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जा रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस, विच इज गोइंग टू पुट दी बर्डन ऑन फ्यूचर टैक्स पर। जैसे मैंने आपको बताया इंटरजनरेशनल इक्विटी उसमें नहीं होगी। अब यहाँ पे इसी के ऊपर पूरा डिबेट डिस्कशन चल रहा है कि अभी बहुत सारे राज्य रिवर्ट बैक करना चाहते हैं, और क्यों ये पॉपुलिस्ट मेजर है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा का पूरा पैसा सरकार दे रही है, न्यू पेंशन स्कीम में लोगों का पैसा भी लग रहा है, सरकार का पैसा भी लग रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नुआंसेस। अब इसके ऊपर आपको ये इस्तेमाल कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। अगर कोई सवाल आ जाएगा फ्रीबी पे, रेवड़ी कल्चर पे, यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल। इसके अलावा स्कीम बेस्ड सवाल भी बन सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी चर्चा एंड करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर सवाल के साथ। दिस वॉज अ क्वेश्चन इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2017। आई रिमेंबर दिस वीडियो, आई थिंक आई डिड इट राइट ऑल्सो। ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर इस तरह का सवाल आ गया था, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द न्यू पेंशन सिस्टम। इनफैक्ट इस डिस्कशन के बाद हम क्वाइट श्योर कि आप आसानी से इसका जवाब दे जरूर सकते हो। डू लेट मी नो द आंसर फॉर दिस। इस तरह के सवाल बन सकते हैं, मेंस बेस्ड सवाल बन सकते हैं कि
क्या है रैशनल फॉर गोइंग इनटू ओपीएस, क्या है रैशनल फॉर गोइंग इनटू एनपीएस, कंपेयर और डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीएस ओपीएस, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी आईक्यू फॉर श्योर। लेकिन आई होप कि आपको पूरा ओपीएस वर्सेस एनपीएस का विवाद समझ में आ चुका है। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आप जानते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं, अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कंप्लेंट है, सजेशन है, फीडबैक है, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222। एक कंप्लेंट मैंने ज़रूर देखी है, रिकरिंग कंप्लेंट है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार यूट्यूब पे ना उसको 1.5x पे देख लेना, क्योंकि अपना खुद का वीडियो भी जब मैं देखता हूँ ना तो 1.5x पे ही देखता हूँ तो तभी अच्छा लगता है। तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, अगर कोई भी आपकी कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, कंप्लेंट हो, डू टेक्स्ट मी देयर @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।